में टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक खबर दी कि नागालैंड में 1 महीने के अंदर ही हथियारों के लाइसेंस हासिल किए जा सकते हैं। हालांकि मणिपुर में अधिक लाइसेंसेस दिए गए। कुल मिलाकर नागालैंड में पूर्वोत्तर में सक्रिय बंदूक लाइसेंसों की संख्या सबसे ज्यादा है। एक आरटीआई के तहत द वायर द्वारा प्राप्त आंकड़ों में ये पता चलता है कि मणिपुर में 35,117 सक्रिय बंदूक लाइसेंसेस हैं, जो दिसंबर 2016 में 26,836 से ज्यादा हैं। पिछले 2 महीनों में मणिपुर कुकी और मैतेई समुदायों के बीच भीषण जातीय संघर्ष की आग में झुलस रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप कई लोगों की जान गई। दोनों समुदाय अग्नि अस्त्रों और कई तरह के अस्त्रों और गन्स के माध्यम से एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं, उंगली भी उठा रहे हैं। लेकिन ये मामला काफी गंभीर है। हाल ही में जो वीडियो सामने आया उसमें से पीड़ित लड़कियों में से एक ने मीडिया ग्रुप्स को दिए अपने इंटरव्यू में शिकायत की कि इस मामले में पुलिस भी हमलावरों के साथ मिली हुई थी। हमलावरों ने पुलिस की मौजूदगी में ही उनके गांव पर हमला किया। मणिपुर की तस्वीरों को देखकर दिमाग सुन्न हो जाता है। एक स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस की बू आती है। यकीन नहीं आता कि ये तस्वीरें उसी भारत की है, आजाद भारत की है, जिसे हम विश्व में सबसे पहले स्थान पर देखना चाहते हैं। समझ में नहीं आता कि ये किस मिट्टी से बने हुए लोग हैं। खैर, अब इस मामले में एफआईआर दर्ज करने में इतनी देर क्यों हुई? वारदात के गुनहगारों का क्या हुआ? ये सभी सवाल है जो दिमाग में आते हैं। पीड़ित लड़कियों की मदद और पुनर्वास के मामले में सरकार की तरफ से क्या किया गया है और क्या नहीं और क्यों नहीं, इन तमाम मसलों की बात तो हो ही रही है। लेकिन पहले उस वारदात को एक बार ध्यान से समझते हैं, जिसकी तस्वीरों ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। असल में मणिपुर के एक बड़े इलाके में पिछले करीब 80 दिनों से अलग अलग समुदायों के बीच हिंसा का दौर चल रहा है। ये तस्वीरें और ये वारदात उसी हिंसा की एक कड़ी है। हमलावरों के साथ मिली हुई थी पुलिस। आखिरकार इस कोहराम के बाद किसी तरह आरजू मिन्नत कर लड़कियां वहां से निकलने में कामयाब हो पाई, लेकिन तब तक जो होना था वो हो चुका था। हालांकि इस कहानी का एक पहलू और भी है। पीड़ित लड़कियों में से एक ने एक मीडिया ग्रुप को दिए इंटरव्यू में शिकायत की कि इस मामले में पुलिस भी हमलावरों के साथ मिली हुई थी। हमलावरों ने पुलिस की मौजूदगी में ही उनके गांव पर हमला किया, लूटपाट और हिंसा की। लड़कियों ने कहा कि पुलिस उनसे मिली हुई थी। पुलिस ने उन्हें गांव के रास्ते से रेस्क्यू तो किया, लेकिन कुछ दूर चलकर उन्हें भीड़ के हवाले कर दिया। पुलिस ने एफआईआर लिखने में 1 महीने का वक्त लगाया। 1 महीने का वक्त लग गया एक एफआईआर दर्ज करने में। मौके की नजाकत और मामले को लेकर पुलिस की सक्रियता को बस इसी से समझ लेना आसान है। इस वारदात की शिकायत पीड़ित लड़कियों की ओर से पुलिस को 14 दिन बाद यानी 18 मई को की जाती है। इसके बाद पुलिस इस शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने में महीने भर का वक्त लगाती है। मणिपुर की पुलिस ने इस सिलसिले में 21 जून को आईपीसी की धारा 153A, 398, 427, 436, 448, 302, 354, 364, 326, 376 और 34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1)C के तहत दर्ज किया। कत्ल से लेकर गैंगरेप जैसे संगीन इल्जाम करीब 1000 लोगों पर है। हद तो ये है कि एफआईआर दर्ज करने के बाद अब तक मणिपुर की पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई। वो जब बुधवार को वारदात का वीडियो वायरल हुआ, गुरुवार को मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह से सवाल पूछे जाने लगे, तब इस सिलसिले में पुलिस ने पहली गिरफ्तारी की और हरे रंग के टी शर्ट पहने लड़कियों के साथ ज्यादती करते हुए आरोपी हिरादास को पकड़ा। ये तमाम सवाल हैं जो जहन में आते हैं कि पुलिस की कार्यवाही में इतनी देर क्यों हुई। पुलिस भी इस हिंसा में शामिल हुई तो उस राज्य में क्या हालात होंगे। खैर, इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए भी आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। हम तमाम जरूरी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।